बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज इंजीनियर अरसलान। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है इथिकल एंड लीगल डायमेंशन ऑफ इंजीनियरिंग का, बेसिकली इट इज़ द ट्रुथ एंड ट्रुथफुलनेस। सच्चाई, सच बोलना, सच्चाई, इसको हमने डिस्कस करना है। तो ये ना सिर्फ के हमारी फील्ड जॉब्स में, बल्कि एकेडेमिया में और रिसर्च में भी हमें ट्रुथ एंड ट्रूथफुलनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा और करना हमें ज़रूरत होती है। एक इथिकल एंड मॉरल इशू है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल। स्टार्ट हम लेते हैं विसल ब्लोइंग से। विसल ब्लोइंग, अगर आप इसका उर्दू में वो कर लें तो चुगली करना जो है, बेसिकली इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं। लेकिन चुगली जो होती है, जो चुगली का जो वर्ड है, बेसिकली ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो इंस्टेड ऑफ चुगली अगर आप इसको कहें कि जी मखबरी करना, अब मखबरी के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप किसी की ऐसी इन्फो जो कि उसकी पर्सनल जो है, एक ऐसी इन्फो आप किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं, लेट्स से आपका फ्रेंड है, आप उसके मतलब कुछ मालूमात किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं। अब अगर इस शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आपका पर्सपेक्टिव हो, तो फिर या मतलब आपकी नीयत गलत है, तो बेसिकली ये चोरी होती है। लेकिन अगर लेट्स से अगर वो उस बात में सदाकत हो और उस बात को शेयर करने से लेट्स से आपके फ्रेंड का फायदा होता है, शायद लेट्स से आप कहते हैं कि जी आपका फ्रेंड है, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और आप उसके बड़ी भाई को जो है चुगली करते हैं। चुगली नहीं करते, बेसिकली आप मखबरी कर रहे हैं, आप विसल ब्लोइंग कर रहे हैं। तो इसमें आपका मकसद ये है कि भाई उसका बड़ा भाई है, वो उसको आपके फ्रेंड को समझाएगा कि जी ये आदत तर्क कर ले। तो ये चीज़ जो है ये विसल ब्लोइंग में आती है। इंडस्ट्री में भी आप लोग जब जॉब करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सुपरवाइजर्स या कंपनी जो आपका एम्प्लॉयर है, वो he might indulge in such activities which may be disastrous or harmful for the welfare of and safety of the public। तो इस सिलसिले में आप विसल ब्लोइंग पर करते हैं। तो ये हम देखते हैं, इसके कुछ फैक्टर्स वगैरह हैं, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विसल ब्लोइंग को तो उर्दू में होपफुली ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने उर्दू की मिसालों को यूज करके, आपकी डेली लाइफ मिसालों को यूज करके आपको समझाने की कोशिश की है। सिंपल सी चीज है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसकी जो डेफिनेशन में। अच्छा, whistleblowing occurs when an employee or former employee conveys information about a significant moral problem to someone in a position to take action on the problem and does so outside the approved organizational channels or against strong pressure। अच्छा, तो क्या है ये पूरी डेफिनेशन पढ़ा है, 4-5 लाइनें हैं, तो इसका ये जो है खुलासा है। देखें, अगर एक एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय हैं लेट से, या आपने इस कंपनी में जॉब करना तर्क कर दिए, लेकिन फॉर्मर एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। अब आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक है, उसमें कुछ मॉरल प्रॉब्लम था उस कंपनी की पर्सपेक्टिव में, लेट से वो कोई पब्लिक की हेल्थ या सेफ्टी या उनकी वेलफेयर पे इनका जो मोटो था, उस कंपनी का कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे, जो भी उनकी प्रोडक्शन थी उसमें कुछ नफी हो रही थी पब्लिक की सेफ्टी की या उसकी हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ की या पब्लिक वेलफेयर की। अब आप या उसके एम्प्लॉई करंट हैं या आप वो छोड़ चुके हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप किसी ऐसे बंदे को जो कि उस कंपनी के खिलाफ, जो वो कंपनी जो कि कुछ उसमें उस मॉरल प्रॉब्लम है उनके पास, तो उसको रेक्टिफाई करवा सकता है। लेट्स से आप जी जॉब कर रहे हैं, कोई भी फूड इंडस्ट्री है, लेट्स से आपके पास कैन की इंडस्ट्री, आप वहां पे एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि भाई वो जो है सेहत के असूलों में लेट्स से दे आर यूजिंग मुजर सेहत मसाले, ठीक है, वो जो इंग्रेडिएंट्स वहां पे यूज करें, स्पाइसेस यूज करें, वो मुजर सेहत है। अब आप क्या करते हैं, आप जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या आपके पास फूड एंड इंस्पेक्शन के जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, आप उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई यहाँ पे मैं इस फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, या फिर लेट से आप यहाँ इस कैनेंस को छोड़ चुके हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि जी हाँ ये जो है दे आर इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज विच आर मोरली रॉन्ग। तो ये आपके पास क्या है, विसल ब्लोइंग हो गई है। अब आपके पास अब विसल ब्लोइंग की और भी दो टाइप्स हैं, एक है इंटरनल विसल ब्लोइंग, एक है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग, वो डिस्कस करते हैं। पहले इस डिफिनेशन को जो हमने विसल ब्लोइंग की डिस्कस की है, इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर
क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज इंटेंशनली कन्वेड आउटसाइड अप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स और इन सिचुएशन वेयर अ पर्सन कन्वेइंग इट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम सुपरवाइजर और अदर नॉट टू डू सो। डिस्क्लोज करना, क्या आपके पास वो क्या कहते हैं, बांडा फूटना, ठीक है, कोई छुपी हुई बात है उसको इसका इजहार करना। तो ये आप क्या है, जब आप विसल ब्लोइंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन जो कि उन कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है, या आपका जो सुपरवाइजर है उस कंपनी में वो आपको कहते हैं कि लेट्स से ट्रेड सीक्रेट नहीं है, लेकिन आपको वो कहते हैं कि जी ये चीज आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंशियल डेटा का डिस्क्लोजर कर रहे हैं आप उस, ठीक है। टॉपिक, द इंफॉर्मेशन कंसर्न दैट what the person believes is the significant moral problem for the organization or an organization with which the company does business. Examples of significant problems are serious threats to public or employee safety, well-being, criminal behavior, unethical policies or practices, and injustices to workers within the organization. तो भाई जो definition में दूसरी चीज जो है वो topic है, ठीक है। आपके पास जो भी आपके पास आप कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, आया वो तो आपके पर्सपेक्टिव है कि लेट्स से ये जो काम हो रहा है, ये जो मॉरल प्रॉब्लम है, आया ये नुकसानदेह है या पब्लिक की हेल्थ, पब्लिक या आपके पास जो एग्जिस्टिंग आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके पीयर्स हैं, उनकी हेल्थ या उनकी सेफ्टी या वेलफेयर के मुनाफी है कि नहीं है। तो ये चीज आपके पास भी इस डिफिनेशन में कवर होती है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है एजेंट। द पर्सन डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन इज एन एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय और समवन else closely associated with the organization, as distinctly say from a journalist reporting what the whistleblower says. अब क्या है एजेंट? क्या होता है? वो बंदा जो भी जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है उसको हम कहते हैं जी एजेंट। अब वो एम्प्लॉय भी हो सकता है जो करंटली उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो उसका फॉर्मर एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है। या ऐसा बंदा, लेट से आपके फ्रेंड की कंपनी है, आप ना उसके एम्प्लॉय है ना फॉर्मर एम्प्लॉय है, लेकिन आप उसके जानने वाले हैं और आपको पता है कि ऐसा काम वहां पे हो रहा है, उसकी कंपनी में इस तरह का काम हो रहा है। तो आप अब देखते हैं कि भाई ये मॉरल प्रॉब्लम है। आपका फ्रेंड जो प्रोडक्शन, लेट से वो कोई जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक। तो आप क्या करते हैं? आप विसल ब्लो करते हैं, अब कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं। अब कंसर्न अथॉरिटीज भी मुख्तलिफ हो सकती है। लेट से आप जाते हैं और जो आपका फ्रेंड है उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई आपका बेटा इस तरह का काम कर रहा है, इसकी कंपनी है, कंपनी में ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी विसल ब्लोइंग की बात है, इसको हम कहते हैं इंटरनल विसल ब्लोइंग। जब आप एक कंपनी के अंदर ही जो है सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करते हैं, उसकी तरफ अभी आते हैं, ठीक है। एजेंट हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद बारी है रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट कौन है? वो इंफॉर्मेशन जो आप विसल ब्लोइंग वाली वो जिसको कन्वे करेंगे। लेट्स से आप एक फैक्ट्री है, कैनन्स की फैक्ट्री है, वो हेल्थ जो है या सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख रहे, हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। और आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये आपके पास कैनन्स है और ये जो है एनवायरनमेंट और हेल्थ का ये लोग लिहाज नहीं रख रहे, ठीक है। या आप जाते हैं लेट्स से किसी और, आप जो है फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जो भी उसका वो है, उसके इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप उनके पास जाते हैं कि जी ये कंपनी है, फला फला कंपनी है और ये मुजर सेहत प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको यूज कर रही हैं। तो ये क्या हो गई? ये रिसिपिएंट हो गए। द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन पोजीशन टू एक्ट ऑन द प्रॉब्लम। तो आप किसी ऐसे बंदे को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करते हैं, उनको मखबरी देते हैं जो कि इस प्रॉब्लम के खिलाफ आपके पास उसको खत्म करने में किरदार अदा कर सकता है। As distinct, for example, to telling it to a family member or friend who is in no position to do anything. आप let's say आपके पास मैंने आपको एक मिसाल दी थी, आपका फ्रेंड है वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस है जो कि लेट्स से इथिकली और मॉरली रॉन्ग है। तो आप उसके बड़े भाई को बताएंगे कि उनको विसल ब्लो करेंगे कि भाई आपका जो भाई है, जो मेरा दोस्त है, लेट्स से वो एक मॉरली एथिकली गलत काम कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड अगर आप उसके छोटे भाई को बताते हैं तो भाई वो छोटा भाई क्या करेगा?
उसको कुछ, वो उसको इख्तियार तो नहीं है छोटे भाई को, बड़ा भाई जो है यहाँ टैकल कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स उसको टैकल कर सकते हैं। तो यही चीज है, रिसिपिएंट इस तरह का होना चाहिए जो कि उस जो मॉरल या एथिकल जो इशू है उसको खत्म कर सके, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। ठीक है, तो ये चीज जो है ये काफी मैटर करती है। द डिजायर रिस्पॉन्स और एक्शन माइट कंसिस्ट इन रिमेडिंग द प्रॉब्लम और मेरिली अलर्टिंग अफेक्टेड पार्टीज। तो अब इस तरह है कि आपने विसल ब्लो कर लिए कंसर्न पार्टी को, ऐसी पार्टी को जो इसको इस मॉरल इशू को खत्म करने में काफी किरदार अदा कर सकती है, आप उसको इन्फॉर्म कर दिए। अब वो रेक्टिफाई करेगी, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी, या क्या करेगी, लेट्स से केएनएन वाले हैं वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भाई जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उन्होंने इनको 2-3 नोटिफिकेशन दिए और वो लोग जो है उन्होंने उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। अब क्या करेंगे, वो भाई अखबारों में दे देंगे कि भाई लेट्स से कंज्यूमर्स जो हैं, हम आम आवाम हैं, हम कहेंगे कि जी भाई फलाना फलाना जो प्रोडक्ट है उस वो मुज़र सेहत है, आप उसको न इस्तेमाल करें। तो भाई ये भी एक किस्म का क्या है, प्रॉब्लम रेमेडी हो जाएगी कि भाई हम थर्ड पार्टी हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम मुज़र सेहत खाने से बच सकें। जिस तरह आप बहुत देखते होंगे, आपके पास अखबार में इश्तिहार आते हैं कि जी इश्तिहार या मुख्तलिफ एड्स आते हैं जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, खासकर पंजाब वालों की तरफ से, कि वो मुख्तलिफ जो है बनास्पति और घी वगैरह की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं, उसके नाम दे देते हैं अखबार में, ताकि जो आम आवाम है जो उसको यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज ना करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, विसल ब्लोइंग का रेसिपिएंट की बात हुई है। अब विसल ब्लोइंग दो किस्म की है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। अब लेट्स से केएनएन सी कंपनी है और आप गए हैं, आपने ड्रग एंड फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताया कि भाई ये लोग मुजर से जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग हम इसको कहते हैं कि जी एक्सटर्नल आपने एक दूसरी थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया है, ये होती है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। दूसरी है इंटरनल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, आपका दोस्त है कोई इमोरल एक्टिविटी में वो मुलविस है और आपने उसके बड़े भाई को, उसी के अंदर मतलब उसके फैमिली मेंबर है, उसको इन्फॉर्म कर दिए, और वो आपका उसका जो बड़ा भाई है वो फिर उस पर अमल दरामद करेगा, उस मॉरल इशू को रिड्यूस करने की या खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं जी इंटरनल विसल ब्लोइंग। अच्छा जी, ये था विसल ब्लोइंग का टॉपिक। इसके मतलब केस स्टडी है, उसकी तरफ जाते हैं। इससे पहले अगर आपको कोई इस टॉपिक में यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। अच्छा जी, उसके बाद है जी केस स्टडी। केस स्टडी इस तरह है कि भाई एक कंपनी है, सबर करें मैं थोड़ा सा पॉइंटर हाइलाइटर एक्टिवेट कर लूं। अच्छा, 1974 में एक क्रैश हुआ था, एयरप्लेन क्रैश, ठीक है, DC-10 जंबो जेट था, और ये पेरिस के सबर्ब्स में, ठीक है, मदाफात में पेरिस के गिरा था, और इसमें तकरीबन 350 लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड है काफी सिंगल प्लेन क्रैश में इतने ज्यादा लोगों के मरने का। मुझे तो इससे बड़ा अभी तक मेरे नजरों के सामने नहीं गुजरा, शायद गुजरा वो, लेकिन बस 350 काफी ज्यादा लोग हैं एक ही प्लेन क्रैश में जो है मरे थे। अब क्या हुआ था कि भाई जहाज का इसमें इट वाज नोन इन एडवांस दैट सच अ क्रैश वाज बाउंड टू अकर बिकॉज ऑफ द जेट्स डिफेक्टिव डिजाइन। जो जो एयरक्राफ्ट था उसकी जो डिजाइन में एक डिफेक्ट था, और इस तरह हुआ तो फ्यूज लेग जो था ऑफ द प्लेन वाज डेवलप्ड बाय कॉनवेयर, एक कंपनी, एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जिन लोगों ने इसको बनाया था। और बेसिकली क्या था, मैकडोनल्ड डोगलास एक कंपनी थी जो कि 1997 में मेरा ख्याल है ये बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, अब ये क्या है, मैकडोनल्ड डोगलास ये काफी बड़ी कंपनी थी, है या थी सॉरी, जो कि एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, तो इनका मेन प्रोडक्ट ही एयरक्राफ्ट था। अब इनको ये मुख्तलिफ उसको लेट से इंजन रोल रॉयस से ले रहे हैं, इस तरह एक पार्ट आप कर देख भी लें, आप नेट पे सर्च भी कर लें पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जो भी जहाज होता है तो उसमें पार्ट्स होते हैं, तो हर जगह वो मुख्तलिफ जगह से इम्पोर्ट हुए होते हैं। ये नहीं है कि बोइंग जो जहाज है वो सारा बोइंग 407 या जो भी मॉडल है वो सारा बोइंग नहीं बनाता, बोइंग मोस्टली असेंबली करता है। जो लेट से इंजन है वो रोल्स रॉयस से ले रहे हैं, फ्यूजलेज एक जगह से, इसके विंग्स दूसरी जगह से, ये सारे पार्ट्स मुख्तलिफ कंट्रीज से ये लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, क्योंकि काफी टेक्निकल चीज है और हर चीज
लेट्स से बोइंग के लिए ए टू जी हर चीज डिजाइन करना, उसको बनाना, ये काफी उनके लिए कॉम्प्लेक्स है, काफी बड़ा काम है। तो इस तरह मैकडोनल्ड डोगलास भी जो है एयरक्राफ्ट जो है जेट पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ये इसको क्या कर रहे थे, असेंबल करते थे। इनका एक सब कॉन्ट्रैक्टर था कॉनवेयर, ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, उसने ये जो DC-10 जो इनका मॉडल था, DC-10 जंबो जेट, तो ये इसके लिए फ्यूजलेग इन लोगों ने जो है डिजाइन किया था। अब इसके जो फ्यूजलेग का सीनियर इंजीनियर था, जब डिजाइन बनाया है और लोगों ने प्रोडक्शन मैकडोनल्ड डोगलास ने स्टार्ट किए, तो उसका एक सीनियर इंजीनियर था डैन एप्पलगेट, ठीक है। तो इसने भाई थोड़ा सा स्टडी मडी किए, तो उसको पता चला कि फ्यूजलेग में मसला है, क्योंकि उसके दरवाजे जो हैं, जो जो पीछे दरवाजा होता है किस चीज का, जहाज का, तो उसका खुलने का खदशा था। तो भाई इसने मुख्तलिफ मेमोज वगैरह भेजे और उसने इंटरनल विसल ब्लो करने की कोशिश की है। उसने क्या किया है भाई, ये तो कॉन्वेयर में था, तो इसने भी मैकडोनल्ड डोगलास को लिखा है, उसने मेमोज वगैरह, उसको लेटर्स वगैरह लिखे, लेकिन उनके कानों पे ये इसने विसल ब्लो की है। तो ये विसल ब्लो करने का फायदा है। अनफॉर्चुनेटली जो है इन लोगों ने जो कंपनी है मैकडोनल्ड डोगलास ने, इन लोगों ने इसको इग्नोर किया, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, इग्नोर करने की वजह से उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने कहा कि बल्कि कॉन्वेयर के जो बंदे हैं उन लोगों ने इग्नोर किया है कि भाई हम ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करते किस चीज़ के साथ, मैकडोनल्ड डोगलास के साथ, और अगर हम करेंगे तो उनका टाइम ज़ाया होगा, उनका कंपटीटर एडवांटेज डिसएडवांटेज उनको होगा। तो उस वजह से क्या हुआ है, उन्होंने वो डिफेक्टिव डिज़ाइन ही रिज्यूम किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उनका हादसा हुआ है फिर, और 346 बंदे जो है वो मारे गए। अब विसल ब्लो जो इसने किया था, इसने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन इंटरनल विसल ब्लो की थी, इसने मैकडोनल्ड डोगलास को डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं किया था। तो उस वजह से क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो विसल ब्लोइंग का यही फायदा है कि भाई आप इंटरनली पहले कोशिश करें, लोगों को आपके जो अप सीनियर अप से उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करें कि जी ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, इसको ठीक करें, क्योंकि इसका नुकसान जो है पब्लिक सेफ्टी या उनकी हेल्थ या उनकी वेलफेयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इंटरनल विसल ब्लोइंग से काम नहीं चलता, ठीक है, वो लोग आप उनके कानों पे जो है जू नहीं रही थी, तो आप क्या करते हैं फिर, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये केस स्टडीज ही रिगार्डिंग विसल ब्लोइंग। अच्छा, मोरल गाइडलाइंस अबाउट विसल ब्लोइंग। अब क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू विसल ब्लो। अच्छा, कहाँ पे आप क्या करेंगे, विसल ब्लो की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, ऑल द ऑब्लिगेशन। अच्छा, आपके पास विसल ब्लोइंग हम कहाँ पे करेंगे, बीइंग यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप कहाँ पे देखेंगे, आपको क्या इंडिकेटर्स मिलेंगे कि भाई विसल ब्लो अभी करना है, मैंने मखबरी करनी है, मैंने किसी कंसर्न अथॉरिटी को या बंदे को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे जी गलत हो रहा है। although under what condition there is an obligation to whistleblow, तो हम पे कब जिम्मेदारी होती है मखबरी करने की। although the obligation is the prima facie and but in some situation can be overridden by other moral consideration। तो obligation जो जिम्मेदारी है विसल को ब्लो करने की prima facie मतलब utmost है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी हमें जो है कुछ मॉरल कंसिडरेशन को हम देखते हैं, कुछ डिलेमास वगैरह हमारे पास होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसके अगेंस्ट हम उसके बाद क्या है डिसीजन लेते हैं। क्या होता है एक्चुअल, अब क्या है, लेट्स से द एक्चुअल पोटेंशियल हार्म रिपोर्टेड इज सीरियस। आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे लेट्स से मैं अगर मखबरी नहीं करता और ये इसी तरह जारी रहता है, ओ तो इससे काफी ज्यादा नुकसान, पोटेंशियल हार्म या एक्चुअल हार्म, बहुत ज्यादा सीरियस हार्म अकर हो सकता है। या आप देखते हैं कि the harm has been adequately documented। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो हार्म है ये फैक्चुअल बेस्ड है, लेट्स से रिटन फॉर्म में आपके पास उसके मुतालिक कोई सपोर्टिंग डेटा मौजूद है या नहीं मौजूद। कंसर्न हैव बीन रिपोर्टेड टू इमीडिएट सुपीरियर। आप देखते हैं कि जो लेट्स से जो मसला है, जो मॉरल इशू है, वो सुपीरियर्स को, जो इमीडिएट सुपीरियर्स जो सुपरवाइजर्स हैं, आपने उनको बताया है और उन्होंने फिर भी उसको नजरअंदाज किया कि नहीं किया, ठीक है।
तो अगर नजरअंदाज किए उसके बाद फिर क्या करेंगे? आफ्टर नॉट गेटिंग satisfaction from immediate supervisors, regular channels within the organization have been used to reach up to highest level of management. देखें, ये क्या कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। आप देखते हैं लेट्स से कोई इशू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप देखते हैं कि भाई जो मसला है इसकी वजह से पोटेंशियल हार्म हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, पोटेंशियल हार्म हो सकता है। दूसरा स्टेप ये कि आया जो हार्म है इसके मुतलिक लोगों को पता है, कोई एडवोकेट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। लेट्स से डिजाइन में फ्लॉ है तो वो डिजाइन मौजूद है जिसमें फ्लॉ है कि नहीं, हवाई बात है, मतलब ये आपका सपोर्टिंग हुआ है। ठीक है, आप डिजाइन एक डॉक्यूमेंटेड चीज है और आप उसमें डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं कि भाई डिजाइन इस गाड़ी की टेल गेट में ये इशू है। आपने डॉक्यूमेंटेड चीज जो है, डॉक्यूमेंटेड इशू जो है उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर लिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए। तो ये आपके जो है, आप जो विसल ब्लोइंग करेंगे तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी को कहते हैं, या आपकी एक वर्ड है, लेट्स से एक हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स वगैरह में ऐसा बंदा होता है कि जब वो कोई बात करता है तो हम हर बंदा उस पर यकीन कर लेता है कि भाई इसने बात की है तो ऑब्वियसली ये सच होगा। और कुछ इस तरह के बंदे होते हैं जिनके वो क्या कहते हैं शेर आया वाला हिसाब है ना, कि वो जो है उनकी बातों पे लोग यकीन नहीं करते। तो ये क्या है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है जो कि आप जो बात कर रहे हैं उसको वेरीफाई कर सके या नहीं। अच्छा, अब जो इशू था आया, वो इमीडिएट जो सुपरवाइजर थे उनको रिपोर्ट हुआ है और उस पर उन लोगों ने अमल किया ही है या नहीं किया। आफ्टर नॉट गेटिंग, अगर आपके पास आपके जो इमीडिएट सुपीरियर्स हैं अगर वो डायरेक्टली वो आपकी बात पे अमल नहीं करते, ठीक है, तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपकी जो इमीडिएट बॉसेस हैं, आपका जो बॉस है जो कि आपके सुपीरियर के भी बॉस है, आप उसको डायरेक्टली अप्रोच करें, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि जो मामला है वो डिपार्टमेंट के इंटरनली ही सॉल्व हो जाए। क्योंकि वो नुकसान ना सिर्फ पब्लिक के लिए होगा बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होगा जिसमें आप काम कर रहे हैं। क्योंकि वो मसला अगर आएगा, जिस तरह मैकडोनाल्ड डगलस, ठीक है, या कॉनवेयर, ये दोनों बैंकरप्ट हो गए थे 1996 में, एक खत्म हो गया, 97 में दूसरा खत्म हो गया। तो ये जो इशू था फ्यूज लेक का, जो डिजाइन का इशू था, अगर ये टाइम पे सॉल्व कर लेते तो भाई काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और इनकी फेल होने का या बैंकरप्ट होने की नौबत ही ना आती। अच्छा, विसल ब्लोइंग का फिफ्थ वो क्या है, देयर इज अ रीजनेबल होप दैट विसल ब्लोइंग कैन हेल्प प्रिवेंट और रेमेडी द हार्म। तो भाई आपके जहन में ये है कि भाई मैं ये मखबरी करूंगा तो ना सिर्फ आपके पास पब्लिक वेलफेयर या उनकी हेल्थ भी मुतासर नहीं होगी बल्कि उनका फायदा होगा। तो ये सारी चीजें ये बेसिकली मॉरल गाइडलाइंस है। अब कंडीशन नंबर 2 might not be required in situation where cloak of secrecy are imposed on the evidence that if revealed could supposedly aid commercial competitors or a nation's adversaries. अब जो कंडीशन नंबर 2 है, द हार्म हैज बीन एडुकेटली डॉक्यूमेंटेड। तो भाई डिजाइन है, जरूरी नहीं कि डिजाइन आपके पास इस तरह हो कि बिल्कुल सामने मौजूद हो। कुछ डिजाइन जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, क्यों? ताकि कोई एडवर्सरी या कंपेटिटर उन डिजाइन को हासिल ना कर ले। लेट्स से जहाज है, जहाज का डिजाइन है तो वो ऑलरेडी लेट्स से एक इंजीनियर है, डिजाइनर है, तो वो आपका सुपीरियर उसको कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश करेगा, बल्कि आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी आएगी। तो ये सेकंड वन जो है जरूरी नहीं कि आपके पास ये मौजूद हो। अच्छा, फिर है कंडीशन नंबर 3 and 4 may be inappropriate in some situation, such as when one supervisor are main source of problem or when extreme urgency leaves insufficient time to work out all regular organizational channel। अब इस तरह के जो कंडीशन नंबर 3 कहती है कि भाई अपने सुपरवाइजर को बताओ, तो लेट्स से आपका सुपरवाइजर जो डायरेक्टली है वही उस मॉरल इशू का सरगुना है, वही रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई उसको फिर आप इन्फॉर्म करने का आपका कोई भी फायदा नहीं है। ये इस तरह है कोई जो चीज बन रही है, जो प्रोडक्ट है, वो आपके पास टाइम नहीं है कि आप इंटरनली लोगों को इन्फॉर्म करें। क्योंकि लेट्स से आज उन लोगों ने, कैनन वालों ने कुछ फूड प्रोडक्ट बनाया, कल वो सप्लाई कर रहे हैं पूरी मार्केट में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाएं एक सुपरवाइजर को, एक बंदे को इंटरनली इन्फॉर्म करें। आप डायरेक्टली फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें कि आओ जी छापा मारो,
ताकि कल गोदाम से सामान उठने से पहले ही आप लोग जो है जो हार्मफुल फूड प्रोडक्ट है उसको सीज कर लें। तो ये भाई ये जो आपके पास कुछ गाइडलाइंस हैं विसल ब्लोइंग के मुतालिक, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। अच्छा, ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, तो सच्चाई और दयानत, ठीक है। अब हम हमारे जो दीन है उसमें ये कूट कूट कर भरा हुआ है, इसके मतलब इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ क्या कहते हैं अंग्रेजी बंदे, ठीक है, जो कि जिन लोगों ने इस बुक्स को लिखा हुआ है, तो हम उनकी जो है उसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रुथफुलनेस इन इंजीनियरिंग इज वेरी हाई एंड मच हायर देन इन एवरीडे लाइफ। तो भाई जो ट्रुथफुलनेस सच्चाई का जो स्टैंडर्ड है इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू एवरीडे लाइफ। भाई एवरीडे लाइफ में ही हाई है। इवन हम इस पे अमल करते हैं या नहीं करते ये दूसरी बात है। हमारे दीन इस्लाम हमें जो सच्चाई की तरफ ही जो है राग़िब करता है, हमेशा सच बोलने की हमें जो है दर्ज देता है। It imposes what many consider an absolute prohibition on deception. In addition, it establishes a high ideal of seeking and speaking the truth. अब भाई डिसेप्शन धोखा देने से भाई हमें हर टाइम जो है हमारा दीन और हमारी इथिकल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, तो ये हमें हमेशा दोगलापन या डिसेप्शन धोखाबाजी इससे मना करता है, ठीक है। और हमेशा सच बोलने और सच तलाश करने, मतलब सच ही की राह में गामदर रहने की हमें दर्ज देता है। अच्छा जी, फिर है इट आल्सो जनरेट्स एन एरे ऑफ इश्यूज कंसर्निंग ट्रूथफुलनेस इन रिसर्च एंड एकेडेमिया। रिसर्च एंड एकेडेमिया भी ट्रूथनेस और ऑनेस्टी का अपना एक रोल है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। टू ऑफ द, अच्छा आपके पास क्या है, नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर NSPE, उनका कोड ऑफ एथिक्स है। तो भाई वो भी क्या करता है, वो क्या है, ट्रूथफुल मैनर और को टारगेट करता है। अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट, धोखाधड़ी से परहेज करें, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमारे इंजीनियर्स मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल एंड मस्ट नॉट एंगेज इन डिसेप्शन। ऑल अदर इंजीनियरिंग कोड सेट फॉर द स्टेटमेंट फॉर दिस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई इंजीनियर्स को जो भी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं उस डिजाइनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो उस प्रोडक्ट को लेट से डिजाइन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं आप जनरल पब्लिक में, तो आप लोग बीइंग इंजीनियर यू शुड नॉट बी डिसेप्टिव। और आपने जो प्रोडक्ट है उसकी कैपेबिलिटी है या उसकी जो भी उसका फंक्शन है, आपने उसको थ्रू एंड थ्रू ट्रूथफुल मैनर में एक्सप्लेन करना है। आपने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना। हम देखते हैं मोस्टली हमारे जो अभी मार्केटिंग होती है, कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें जो मुख्तलिफ आपके पास एक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि उसकी जो है इश्तिहार वगैरह बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें वो बिल्कुल जो है डिसेप्टिव उनका मैनर होता है। उसमें बहुत सी ऐसे लेट से कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसको बेचते हैं तो वो काफी बड़ा चढ़ाकर उसकी फवायद को बताते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जब हमारे पास हमारे हाथ में आता है तो वो प्रोडक्ट काफी बेकार होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये डिसीटफुल या डिसेप्टिव एक्ट्स हैं जो वो कंपनी या वो कंपनीज जो हैं वो उसको उसमें किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर ये हमने इसको अवॉइड करना है। अच्छा जी, एक मिनट, कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका? शमरोज साहब जो हैं, सीआर साहब, शमरोज यहाँ पे हैं कि नहीं है? दूसरी आईडी से जो है वो लॉगिन हो रहे हैं। अच्छा, सीआर साहब को बता दें कि नहीं जी, आप यूटी आईडी को ही यूज करें काइंडली, कोई भी उसको मैसेज कर लें शमरोज को, ठीक है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल अजीज अब्बास ने बताया। क्रेडिबिलिटी जो है मेरे उस टाइम मेरे जुबान पे नहीं आ रहा था, तो भाई क्रेडिबिलिटी ही इम्पोर्टेंट है हर बंदे की जो वो बात करता है। विसल ब्लोइंग, एक क्रेडिबल बंदा विसल ब्लोइंग करता है तो हर बंदा उस पर यकीन कर सकता है, लेकिन एक डिसीटफुल या धोखाबाज बंदा बात करता है तो उस पर बंदा फिर लोग यकीन नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी को डिस्कस किए केस स्टडी है। An engineer who is an expert in hydrology and a key associate with the medium-sized engineering consulting firm gives the firm her 2 weeks notice, intending to change jobs. The senior engineer manager at the consulting firm continues to distribute the firm brochure
which list her as an employee of the firm. अब इस तरह है कि भाई एक इंजीनियर है। अब ये मुझे बताएं हाइड्रोलॉजी क्या है? व्हाट इज हाइड्रोलॉजी? वाटर बॉडीज के रिलेटेड जो स्टडी होती है, कौन सी? वाटर बॉडीज के रिलेटेड स्टडीज होती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ये पता नहीं, मैंने कहीं पे हाइड्रोलॉजी पढ़ा था, दूसरा हाइड्रोलॉजी था, तो वो फ्लूइड के फ्रिक्शन के मुतालिक बात थी। अब ये मैंने अभी दोबारा गूगल पे भी चेक किया है, पता नहीं शायद वो हाइड्रोलॉजी की कोई दूसरी चीज थी, मैं चेक कर लूंगा। वो मोस्टली थी किस चीज के नाम, हाइड्रो किसकी तरह था और काम वो मोस्टली फ्लूइड फ्रिक्शन के मुतालिक बात थी। वो कोई और फिर ओलॉजी होगी। अच्छा, तो भाई एक इंजीनियर है जो कि उसने रिजाइन किया अपने जॉब से, ठीक है, और उसने कोई दूसरी फर्म उसने ज्वाइन करनी है। अब उस कंपनी का जो मालिक है, जो ब्राउचर वो तकसीम कर रहा है, तो उसमें उन लोगों ने क्या किया हो, उसी का नाम लिखा हो। तो ये क्या है? ये डिसीटफुल जो है, ट्रुथफुलनेस इन लोगों ने इख्तियार नहीं की, ऑनेस्टी नहीं है। इसकी दूसरी मिसाल मैं दे देता हूँ आपको, सिंपल सी है। हमारा पीसी का जो बंदे आ रहे हैं, ठीक है, हमारे तो माशाल्लाह फैकल्टी काफ़ी मजबूत है। इशू थोड़ा सा लैब रिसोर्सेज का है, सरकारी इदारा है। हमने लेट से मैं 2016 में आया हूँ, हमने डिमांड की हुई थी कुछ तकरीबन इक्विपमेंट का। लैब हमारी थोड़ी सी बैकवर्ड है, थोड़ी सी क्या, बस आपको पता है इस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो अब तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपए मुझे 2016 में याद है कि ये हमें अलाउ हुए थे कि आप जी इसका इक्विपमेंट परचेज कर लें। तो वो साइकिल जारी है, हम वो सेटअप से पूरा गुजरते हैं। आखिर में जब परचेज की बारी आती है, ओबियसली वेंडर्स बाहर से आते हैं जो कि हमें सप्लाई करेंगे। तो वो उसमें 1 साल गुजर जाता है और डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। वो प्रोडक्ट जो हम जो जिसके हमें उन लोगों ने रेट्स दिए होते हैं, फिर उस पर फिजिबल नहीं होता खरीदना। तो इसी तरह ये भी है कुछ, ये तो हमें थोड़ा सा ऑफ टॉपिक गया। आपके पास डिसऑनेस्टी की दूसरी मिसाल ये है कि लेट से हम शो करें, लेट से पीसी आ रहा है कि हम उसको शो करें कि भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स 30 की जगह हम शो कर रहे थे हमारे पास 40 हैं, लेट से। तो ये डिसऑनेस्टी है। तो क्या है, ये आपके पास इस तरह इंजीनियर भी है। हम लेट से हम कहते हैं कि जी हम शो करें कि हमारे 2 फैकल्टी मेंबर हैं, मैडम तबस्सुम और जोएब साहब। हम वो शो करें कि वो यहाँ पे मौजूद हैं और फैकल्टी को स्टूडेंट टीचर रेशो को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन इन द फैक्ट ये कि वो मौजूद नहीं है। तो ये क्या डिसऑनेस्टी है। इसी तरह इन इंजीनियर की जो कंपनी थी, इन लोगों ने भी यही किया है। अच्छा, इसी तरह दूसरे था, सिटी एडवर्टाइजेज द पोजीशन फॉर अ सिटी इंजीनियर director seeking to fill the position before the incumbent director retires। अच्छा, कोई कंपनी है, लेट्स से आपके पास हम देख ले हैं, पब्लिक हेल्थ की मिसाल ले लें। हमारे पास का पब्लिक हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो एमडी है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह है कि इसमें मुख्तलिफ लोगों ने अप्लाई किए। अब जो अप्लाई किए हैं, द टॉप कैंडिडेट इज selected after an extensive screening process and on March 10 the engineers agrees to start April 10th। तो भाई एक उन लोगों ने एक बंदा शॉर्टलिस्ट कर लिया है और उसने 10 मार्च को कहा कि मैं जी 10 अप्रैल से ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, बाय 15 मार्च द इंजीनियर बिगिंस टू एक्सप्रेस। अच्छा, जो इंजीनियर है जिसको ये जॉब मिली है और उसने कहा कि मैं 1 महीने बाद ज्वाइनिंग करूंगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो वो रियलाइज करे कि ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है, सैलरी कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्या कर लेता है, इसने कहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो थोड़ा सा उधर से वो हो जाता है और 23 अप्रैल को वो कहता है कि जी मैं ये पोजीशन नहीं लेना चाहता। तो इसने क्या किया, इसने ना सिर्फ कंपनी का टाइम ज़ाया किया, उनके रिसोर्सेज ज़ाया किए, बल्कि इसने डिसऑनेस्टी को इख्तियार किया है। तो ये क्या है, मुख्तलिफ केस स्टडी है इस तरह, ये वाली भी है, ये भी आप फिर आराम से पढ़ लें। आगे की तरफ मूव करते हैं। ट्रस्ट वर्थनेस क्या होती है? ट्रस्ट बेसिकली क्या, यकीन। तो आपके पास क्या होता है, बेसिकली दयानत से निकला है।
दयानतदारी, ठीक है। एग्जैक्टली व्हाई इज ट्रूथफुलनेस सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली विद इन इंजीनियरिंग बट आल्सो इन जनरल। तो भी सच्चाई ना सिर्फ दुनिया में बल्कि दुनियावी जिंदगी में, बल्कि हमारे पास इंजीनियरिंग में भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? वन आंसर सेंटर्स ऑन द रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, ठीक है। अब देखिए, खुद मुख्तारी ये आपका अपना डिसीजन है कि भाई आप फैंटा पीते हैं, आप मरिंडा नहीं पीते, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, खुद मुख्तारी है। लेकिन अगर इस तरह हो कि मैं भाई फैंटा के जो बॉटल है उसमें मरिंडा डाल दूं, तो भाई ये मैंने क्या किया है? ये मैंने सच्चाई को छुपाया है। मैंने फैंटा की बोतल में मरिंडा डाला है और आपकी खुद मुख्तारी पे मैंने हमला किया है। तो आपके पास दूसरों की खुद मुख्तारी, उनके जो अपने उनका अपना जो विल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है ऑटोनॉमी का ट्रुथफुलनेस के साथ है और ट्रुथफुलनेस का ट्रस्टवर्थीनेस के साथ है। टू डिसीव अदर पर्सन इज टू अंडरमाइन देयर ऑटोनॉमी, ठीक है। दूसरे बंदों को धोखा देना इस तरह है कि आप लोग उसकी खुद मुख्तारी को, उसकी आजादी को टारगेट कर रहे हैं। एंड देयर एबिलिटी टू गाइड देयर ओन कंडक्ट, वो अपना काम अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं, तो आप अगर उसको धोखा देंगे, आप क्या करेंगे? उनको डिसीट करेंगे। तो ये आप उनकी खुद मुख्तारी को, उनकी जो मर्जी है उसको आप टारगेट करेंगे। डिसीट जो धोखाधड़ी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन दैट अंडरमाइंस देयर एबिलिटी टू कैरी आउट देयर लेजिटिमेट परसूट। तो भाई जो धोखाधड़ी है वो इस तरह है कि आप उनकी जो क्या कहते हैं जाती मफाद हैं, उनकी उन उसको उसको मुनाफी काम करना है, आपने उसको मैनिपुलेट किया। अच्छा, their ability to carry out their legitimate pursuits based on available truths relevant to those pursuits. In particular situation, this can cause additional harm. Deceivers use other people as mere means to their own purposes. तो भाई जो obviously हम सबको पता है कि जो धोखा देने वाले होते हैं तो वो दूसरों को सिर्फ अपने उसके लिए जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, rather than respecting them as rational beings with desires and needs. This amounts to a kind of assault on a personal autonomy, ठीक है। तो भाई दूसरे की खुद मुख्तारी पे बेसिकली हमला होता है। अब एकेडमिक इंटीग्रिटी की तरफ आते हैं। Honesty as an engineer begins with honesty in studying to become an engineer. Studies of colleges and universities reveal alarming statistics about academic integrity. जो आपके पास तालीमी जो होती है खुद मुख्तारी, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसका आप एक इंजीनियर है, वो कहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में वो जब पढ़ता है तो एकेडमिकली परफॉर्म करता है, तो उसके बाद आखिर में उसको इंजीनियरिंग की डिग्री और इंजीनियरिंग का लाइसेंस मिलता है। तो भाई वहां पे आपके पास ड्यूरिंग एकेडमिक्स आपके पास सच्चाई और अमानतदारी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। According to one study, among schools lacking a strong honor code, 3 out of 4 students admit to having engaged in academic dishonesty at least once during their college career. Among the schools with an honor code, 1 in 2 students make the same admission. Academic dishonesty among students takes several forms. अच्छा भाई इस तरह है, अगर आपको याद हो फर्स्ट टाइम आपके जो पेपर्स हुए थे तो उसमें आपको ऑनर कोड नहीं दिया गया था कि भाई आप के जो ऑनलाइन पेपर थे उसमें हमने एक ऑनर कोड दिए स्टूडेंट्स को। फर्स्ट जो मिड टर्म था उसमें नहीं दिया। ऑनर कोड था, ये क्या था कि भाई आई सर्टिफाई दैट आई विल नॉट यूज एनी अनफेयर मींस फॉर सॉल्विंग दिस पेपर, ठीक है। अब आपने पेपर किया जिस तरह भी किया, लेट्स से 200 स्टूडेंट्स में से 150% ने चीटिंग करके पेपर वो किए, ठीक है। अब दूसरी दफा फाइनल टर्म था, थोड़ा सा हमें एहसास हुआ तो हमने ऑनर कोड को हमने कोशिश की कि इंट्रोड्यूस करें। ऑनर कोड क्या था वो हम आपको हमने एक वो भेजा कि भाई जिसमें लिखा था कि लेट्स से आई
मोहम्मद अरसलान खान विल नॉट यूज एनी अनफेयर मींस टू सॉल्व दिस पेपर। ठीक है, तो एक किस्म का मैंने हल्फ ले लिए। अब नीचे मैंने साइन कर दिया। तो अब डिसऑनेस्टी की तो अपनी वो है, हर बंदे का अपना जमीर है, लेकिन एक किस्म से हमने आपसे क्या क्या वादा ले लिए। तो भाई डिसऑनेस्ट बंदा खैर पहले भी था, वो अभी भी करेगा, लेकिन जो ऑनेस्ट बंदा था उसने सोचा कि भाई मैंने अपनी जुबान दी है। मतलब वो कहते हैं हम हमारे जो लेट से जो पठान लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जबान दे दी है। ठीक है, अब जबान दे दी उसके बाद कुछ वो हम इस बात पे, तो ये चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीइंग मुस्लिम या हम पठान भी, हम उसकी बात कर रहे हैं, हमारे माशरे में हमारे जो लेट्स से हमारे आबाओ अजदाद थे, तो उसमें काफी ज्यादा ऐसी खूबियां मौजूद थी जो जिस भी कबीले से, जिस भी क्या कहते हैं कबीले से आप लोगों का ताल्लुक है, हर उसमें पुराने जमानों में हमारे काफी अच्छी जो है खूबियां मौजूद थी। लेट्स से जो गैरत है, तो ये गैरत अभी जो है, अब तो गैरत क्या हो गई है भाई, गैरत के नाम पे अपने लेट्स से जो भी है अफेक्टेड बंदों को कत्ल करना, अब ये गैरत बन गई है। ठीक है, गैरत ये नहीं है कि भाई सामने से हमारा लेट से बहनें गुजर रही हैं, जो भी गुजर रही है, ठीक है, हम कोई ऐसी हरकत करें जो कि उनके लिए तकलीफ का बायस हो। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे जो पहलू हैं हमारे जो माशरे के, उसमें हमने जो नेगेटिव पहलू हैं उनको काफी ज्यादा उछाल के हम पेश कर रहे हैं। जो अच्छे पहलू थे, लेट से मेहमान नवाजी थी, भाई मेहमान आता था तो पूरे मोहल्ले के लोग उसके लिए उसकी फरमाइशें पूरे करते थे, उसकी आसाइश का ख्याल रखते थे। अभी तो मेहमान इस तरह हो गए कि हमारे लिए जुबान पे जो छाला होता है उसकी मिसाल अब मेहमान की इस तरह की हो गई है कि मेहमान आता है तो हम कहते हैं कि कब जाएगा यहाँ से। तो ये कुछ खसलतें थी, कुछ खूबियां थी जो हमारे माशरे में मौजूद थी, तो जिसमें हमारे पास ये गैरत की हम बात करते हैं, मेहमान नवाजी की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास सच्चाई और दयानत, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं हमारे माशरे से, हमारे इवन दो काफी बुर हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया है कि हमारी आंखें सफेद हो रही है। लेट से आपके पास वो हदीस है कि हम में से नहीं जो हमारे छोटों से प्यार ना करे वो बड़ों का एहतराम ना करे। तो भाई आप लेट से मैं हूँ, टीचर हूँ, आप हमारे मेरे छोटे हैं, ठीक है, तो ये नहीं कि मैं आपसे प्यार से पेश आना है क्योंकि आप मेरे छोटे हैं, ठीक है, आपका मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन इन रिवर्स ये भी मौजूद है कि आप लोगों ने मेरा एहतराम भी करना है। तो भाई ये हमारा बहुत बड़ा सानिया है हमारे माशरे में कि हम भाई इस तरह होता जा रहा है कि हम अपने बड़ों का जो है लिहाज नहीं करते, हम तो छोटों का लिहाज नहीं करते। तो ये क्या है, ये कुछ इशू है जो कि हमारे में माशरे में थ्रू आउट आ रही हैं। तो अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखें और हमें जो अच्छी जो खूबियां हैं, अच्छी पर्सनालिटी के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं और उखरवी और दुनियावी जो हमारा फायदा है उसको हमें उसमें हमें हम सबको शरीक रखें, आई मीन। अच्छा, तो भाई हम बात कर रहे थे ऑनर कोड की, तो जिसको कहते हैं कि हमने लेट से आपने एक दफा साइन कर लिया कि भाई मैं चीटिंग नहीं करूंगा, तो शायद आप में से पहले 200 में से 100 बंदे चीटिंग कर रहे थे, तो अब 200 में से 120 बंदे चीटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये ऑनर कोड का फायदा है। तो एकेडमिक डिसऑनेस्टी में ऑनर कोड का काफी ज्यादा अमल दखल है। हम तो कहते हैं कि भाई नहीं है, लेकिन आप रियलाइज आपकी जमीर थोड़ा बहुत आपको झंझोड़ता है कि भाई आपने कहा था, आपने जुबान दी थी कि मैं चीटिंग नहीं करूंगा, लेकिन मैं चीटिंग कर रहा हूं। तो ये क्या है, ऑनर कोड का फायदा होता है। पहला आपके पास क्या है, हम एकेडमिक डिसऑनेस्टी की जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। एक तो है चीटिंग। चीटिंग क्या है, इंटेंशनली वायलेटिंग द रूल्स ऑफ फेयर प्ले इन एनी एकेडमिक एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग स्क्रिप्ट नोट। स्क्रिप्ट नोट क्या होता है, चीटिंग होती है ना, ठीक है, कैप्सूल्स वगैरह। और कॉपिंग फ्रॉम अनदर स्टूडेंट ड्यूरिंग अ टेस्ट, ठीक है, तो ये चीटिंग के ज़माने में आता है। इसी तरह आपके पास फैब्रिकेशन, इंटेंशनली फाल्सिफाइंग और इन्वेंटिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल बाय फेकिंग द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये फैब्रिकेशन इस तरह होगी कि भाई आपको मैंने कहा था कि लैब रिपोर्ट में अपनी एक्सपेरिमेंटेशन डेटा हर बंदे ने खुद लेना है, तो आप जाते हैं, आप अपने फ्रेंड का जो टेबल है वो कॉपी करते हैं, उसमें थोड़े बहुत माइनस प्लस पॉइंट्स में कमी बेशी करते हैं ताकि आप उस डेटा को फैब्रिकेट कर सकें। तो ये भी एक काम हम एकेडमिक डिसऑनेस्टी कर रहे
रहे हैं। इसी तरह प्लेजरिज्म है, आप जो है दूसरे का जो काम है उसको कॉपी करते हैं, अपने अल्फाज में लिखते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, प्लेजरिज्म के दायरे में आता है। फैसिलिटेटिंग एकेडमिक डिसऑनेस्टी, लेट्स से आप जो है खुद तो चीटिंग नहीं कर रहे लेकिन अपने फ्रेंड्स को आप कुछ माल सप्लाई कर रहे हैं, कुछ उनको चिट्ठियां वगैरह, क्रिब नोट्स या पेपर दे रहे हैं, तो ये क्या है, फैसिलिटेटिंग एकेडमिक डिसऑनेस्टी में। फिर ये भी आपके पास एकेडमिक डिसऑनेस्टी है। Misrepresentation, intentionally giving false information to an instructor, for example, by lying about why one missed a test. अब let's say मैं कहता हूँ भाई मिड टर्म का पेपर हुआ है, किसने मिस किया, एक बंदा कहता है जी मेरी दादी वफात पा गई थी या वट एवर, तो ये क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये भी एकेडमिक डिसऑनेस्टी है। फेलियर टू कंट्रीब्यूट टू कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, भाई आपको मैंने प्रोजेक्ट असाइन किया, एक प्रेजेंटेशन है आपने बनानी है, ठीक है, और आप में से लेट्स से 4 ग्रुप मेंबर्स थे जिसमें से एक ने काम नहीं किया, तो ये भी एकेडमिक डिसऑनेस्टी होगी। फेलियर टू कंट्रीब्यूट टू अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। Sabotage, intentionally preventing others from doing their work, for example by disrupting their lab experiment। भाई आपके पास एक्सपेरिमेंट, आपके फ्रेंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप वो और आप जो है जाते हैं उनको तंग करते हैं, उनको कहते हैं बस छोड़ो, बस कुछ नहीं होता, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो ये सबोटाज में आता है, ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी है। थेफ्ट, स्टीलिंग, फॉर एग्जांपल स्टीलिंग लाइब्रेरी बुक्स और अदर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज, ये भी एकेडमिक जो है डिसऑनेस्टी में आता है। फिर है रिसर्च इंटीग्रिटी। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? कोई आपका क्वेश्चन हो गया भाई, कोई काम आप कर रहे हैं और जो कि आप कहते हैं कि ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी में आते हैं कि नहीं, तो आप अभी पूछ सकते हैं, हम कोई भी आप लोगों को इस टाइम मोरल या कि आपकी जमीर को तंग नहीं करेंगे, आप बेगम होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एकेडमिक डिसऑनेस्टी। हाँ जी, लेट्स से मिड टर्म का पेपर हुआ है, तो कितने बंदों ने जी भाई एकेडमिक ऑनेस्टी को इख्तियार किया है? सब। अच्छा अच्छा जी, बड़े ऑनेस्ट, बड़े ऑनेस्ट स्टूडेंट है हमारे। अच्छा जी, हमें आप पे फख्र है भाई। अच्छा, इस तरह है रिसर्च इंटीग्रिटी की तरफ जाते हैं। Truthfulness takes on heightened importance in research because research aims at discovering and expressing and promulgating truth। तो भाई रिसर्च कोई नई चीज जो है वो दरियाफ्त करना या उसके मुताबिक मालूमात इकट्ठी करना, तो इसमें जो है ट्रुथफुलनेस का बहुत ज्यादा अमल दखल है। ठीक है जी। Research in engineering takes place in many settings, including universities, government labs, and corporations. The exact model requirement vary somewhat according to the applicable guidelines and regulations, but the truthfulness responsibility applies in all settings. Moreover, research ethics has many facets, several of which we discuss. ठीक है, इंटीग्रिटी इन रिसर्च इज अबाउट प्रोमोटिंग एक्सीलेंस, हाई क्वालिटी, ठीक है, इन परसुइंग ट्रुथ, एंड दिस पॉजिटिव एम्फेसिस ऑन एक्सीलेंस शुड बी केप्ट पैरामाउंट इन थिंकिंग अबाउट ऑनेस्टी इन रिसर्च। अब भाई ये रिसर्च में आपके पास ट्रुथफुलनेस का, सच्चाई का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि इसमें हम नई चीज इजाद करते हैं या एक नई चीज या एक चीज है उसके मतलब नए जो है फैक्ट्स वो सामने लाते हैं। तो अगर हम लेट्स से कहते हैं कि एक चीज है, लेट्स से मैं कहता हूँ ये मोबाइल है, आईफोन मेरे पास है, आईफोन 8, इस पे मैंने रिसर्च किया और मैंने ये कंक्लूड किया कि भाई अगर आपके पास आईफोन 8 है, मैं इसके मतलब बात की है कि ये जी 4 दिन इसकी बैटरी काम करती है, तो ये मैंने क्या किया, इस पर मैंने रिसर्च किया है, उसकी रिसर्च के बेस पे मैं कह रहा हूँ। तो भाई आया मैंने जो बात की, जो फैक्ट मैंने बयान किया कि 4 दिन इसकी बैटरी काम करती है, तो ये मैंने ट्रुथफुलनेस इख्तियार की, ये डिसीटफुल में गया हूँ, मेरा कोई इसमें हिडन ऑब्जेक्टिव था। तो भाई ये चीजें जो हैं इसमें आपने क्या है, हमने किस चीज को पैरामाउंट रखना है, ऑनेस्टी को हमने पैरामाउंट रखना है इन रिसर्च में, सच्चाई को हमेशा प्रोमोट करना है। गिविंग एंड क्लेमिंग क्रेडिट। अब गिविंग एंड क्लेमिंग क्रेडिट, लेट्स से आपकी एक टॉपिक था, प्रेजेंटेशन थी आपकी, ठीक है, लेट्स से आपके एक फ्रेंड है, उसने उस पर सबसे ज्यादा काम किया था, तो लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल उसकी थोड़ी कमजोर है, तो उसने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी काफी जबरदस्त बनाई थी, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप मेंबर था जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसने उस प्रेजेंटेशन को लेट्स से उसने स्टार्ट लिए, तो इंस्ट्रक्टर या जो भी बंदा था जो एवेल्युएट कर रहा था, तो वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रहा है,
इस टाइम, तो वो उस फर्स्ट बंदे को जो है ज्यादा मार्क्स देगा। लेकिन ये उस फर्स्ट बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि सर मैंने इस प्रेजेंटेशन के बनाने में इतना काम किया, लेकिन जो फला बंदा है उसने ज्यादा काम किया, तो ये उसको आप क्रेडिट दे रहे हैं। तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडेमिया में, कि हम जो ड्यू क्रेडिट है जिस बंदे को मिलना चाहिए वो हम दें, उसको दिलाएं। Often there are pressures on researcher to varnish the truth when competing for professional recognition. Not only it because it brings ego gratification, but also because it might involve winning jobs, promotion, and income. Outright fraud of the following type also occur. अच्छा, अब ये है कि भाई अब लेट्स से आप कहते हैं कि जी अगर मैं जो क्रेडिट है अपने फ्रेंड को दूंगा जिसने इस प्रेजेंटेशन पे ज्यादा मेहनत की है या ये प्रोडक्ट बनाने में जिससे सारा काम किया है, अगर मैं वो क्रेडिट उसको देता हूँ तो भाई मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे या मुझे शाबाशी कम मिलेगी, उसको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, या लेट्स से आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपके पास आपका जो प्रोजेक्ट था वो उसी के मुतालिक आपने बात की है, तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं इस तरह नहीं करूंगा तो शायद उसको जॉब मिल जाए मुझे ना मिले, तो ये बहुत सी चीजें हैं। लेकिन क्रेडिट आपने हमेशा जो है ड्यू क्रेडिट वो देना है, यही आपके पास आपकी एकेडमिक इंटीग्रिटी के हवाले से काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। आपके पास और मुख्तलिफ से फ्रॉड भी हो सकते हैं, आप प्लेजरिज्म कर सकते हैं, आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडेंशियल कर सकते हैं। लेट से आप जाते हैं एक इंटरव्यू के लिए, आप गए हैं और वहां पे आप गए हैं और उधर आपने ये बताया कि भाई आपकी जीपीए लेट से 2.8 है और आपने बताया कि जी मेरी जीपीए 3 जीपीए है, तो ये आपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको मिस रिप्रेजेंट किए। शायद वो आपको ले लें, बाद में जब उनको पता चलेगा कि भी आपने जिस यूनिवर्सिटी को इख्तियार किया तो शायद आपको वो निकाल लें, शायद आपको ब्लैकलिस्ट भी कर लें कि आइंदा आप कभी भी यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई ना कर सके। तो ये चीज क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडेंशियल है। इसी तरह मिसलीडिंग लिस्टिंग ऑफ ऑथरशिप है। कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिकेशन के लिए सेंड किया है, लेट्स से उस पर आपके 4 फ्रेंड ने काम किया है और लेट्स से आपका सेकंड फ्रेंड जो दूसरा बंदा है उसने उस पर ज्यादा काम किया, लेकिन आपने जब पेपर पब्लिश करने के लिए भेजे तो आपने अपना नाम पहले लिखा है, उसका दूसरे नंबर पे लिखा है, तो ये आपने जो ऑथरशिप है जो उसको जो है उसकी मिसलीडिंग की है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली होता है कि जी जो फर्स्ट नेम होता है किसी भी रिसर्च पेपर में, तो वो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फर्स्ट जो बंदा है इसने ज्यादा रिसर्च में ज्यादा अहम किरदार अदा किया है एज कंपेयर टू सेकंड, और सेकंड ने थर्ड से ज्यादा काम किया है, थर्ड ने फोर्थ से ज्यादा काम किया है। तो ये बेसिकली लिस्टिंग ऑफ ऑथरशिप होती है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा जी, फिर कुछ केस स्टडीज हैं इसी एकेडमिक जो आपके पास क्या है इंटीग्रिटी के मुतालिक कुछ आपके पास केस स्टडीज हैं। Let's say Robert is a third year engineering student who has been placed on probation for a low grade point। ठीक है, एवरेज रॉबर्ट एक स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में है, जो कि लो जीपीए की वजह से उसको प्रोबेशन पे रखा गया है। इवन दो ही नोज ही इज डूइंग द बेस्ट वर्क ही कैन, a concerned friend offers to help him by sitting next to him and sharing his answers during the next exam. Robert has never cheated on an exam before, but this time he is desperate. What should he do? तो भाई रॉबर्ट है, एक बंदा है, थर्ड ईयर में है और उसकी जीपीए काफी कम है और उसका कहा गया कि जी अगर तुम्हारी जीपीए इंप्रूव ना हुई तो हम तुम्हें आगे प्रमोट नहीं करेंगे। अब भाई रॉबर्ट जो है जितनी मेहनत उससे हो सकती थी वो कर रहा है, और लेकिन फिर भी उसकी जीपीए नहीं आ रही। अब उसका दूसरा फ्रेंड है, रॉबर्ट को कहते हैं कि भाई पेपर में हम एक साथ बैठेंगे और मैं तुम्हें चीटिंग या सप्लाई प्रोवाइड करूंगा ताकि तुम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो ये क्या है, ये आपके पास उसकी जो एकेडमिक इंटेग्रिटी है उसको बेसिकली ये जो सिनेरियो है ये उसको डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, तो भाई ये उस पे डिपेंड करता है वो इस मॉरल डायलेमा को किस तरह सॉल्व करेगा। तो यही आपके पास आपको मुझे पता है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसको और मेहनत करनी चाहिए, उसको और ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये डायलेमा काफी आसान डायलेमा है, इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायलेमा हमारे पास आ सकते हैं। इसी तरह ये दूसरा एग्जांपल भी है, स्टूडेंट है एलेन, उसके मतलब कुछ क्वेश्चन वो है एक इशू है जिसको आप लोग फिर आराम से पढ़ लें। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें।